पाटन के विधायक और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर की ईडी स्पेशल कोर्ट ने चैतन्य बघेल को 5 दिनों की रिमांड पे ईडी को सौंप दिया है। कोर्ट के भीतर ईडी ने गिरफ्तारी के क्या कारण बताए और बचाव पक्ष ने क्या तर्क दिए, इन सब से अलग भूपेश बघेल जो हर विपरीत परिस्थितियों से लड़के भिड़ के जीतने के आदी हैं और इसी तरीके की उनकी छवि है, वे इस सबसे नाजुक घटनाक्रम में किस स्वरूप में दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, किस अंदाज मिजाज से वो इस घटनाक्रम को लेते हुए दिख रहे हैं, यही बताने आपके सामने हाजिर हुआ हूं। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क। 18 जुलाई की सुबह सोशल मीडिया से लोगों को पता चला कि भूपेश बघेल के घर ईडी पहुंच गई है तीसरी बार। सोशल मीडिया से कैसे पता चला? क्योंकि भूपेश बघेल के ही सोशल मीडिया अकाउंट से ये जानकारी सार्वजनिक हुई कि भूपेश बघेल के निवास पर ईडी पहुंच गई है। सुबह 6:55 पे भूपेश बघेल के एक्स हैंडल और फेसबुक पेज पर यह जानकारी पोस्ट की गई कि ईडी उनके घर आ गई है। यह पोस्ट सोशल मीडिया की जो टीम है भूपेश बघेल की, उनकी ओर से किया गया। उसमें जो उस पोस्ट में लिखा गया था, वो उसमें लिखा गया कि ईडी आ गई है। आज विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है। अडानी के लिए तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा उठना था। भिलाई निवास में साहब ने ईडी भेज दी है। इस पोस्ट के करीब 2 घंटे बाद एक और पोस्ट आया और इसमें ये रूटीन का पोस्ट है, यानी इस पोस्ट में भूपेश बघेल के रोजाना के जो कार्यक्रम होते हैं कि वो कहाँ जाएंगे, किस जगह जाएंगे, कितने बजे जाएंगे, इसका ब्यौरा रहता है। इसको रोजाना के कार्यक्रम के स्वरूप में देखा जाता है। तो इसमें वही पोस्ट थी, लेकिन जिस अंदाज में इस पोस्ट में जानकारी दी गई थी वो रोचक था और इसलिए भी इस पोस्ट की चर्चा रही। ये पोस्ट हुआ 9:51 पे और इसमें लिखा गया कि आज के कार्यक्रम सुबह 6:20 पर ईडी टीम की आओ भगत और सुबह 11 बजे विधानसभा। इस पोस्ट से 2 बातें स्पष्ट हो गई कि ईडी की टीम जो आई वो सुबह 6:20 के आसपास आई और ये कि भूपेश बघेल आज विधानसभा जाएंगे। क्योंकि ईडी की कार्रवाई चल रही थी तो ये शंका थी कि भूपेश घर में ही रहेंगे या विधानसभा जाएंगे, नहीं जाएंगे, तो वो क्लियर हो गया कि नहीं, भूपेश बघेल विधानसभा जाएंगे। इस पोस्ट के करीब आधा घंटे के बाद एक और पोस्ट आई भूपेश बघेल के उन्हीं अधिकृत हैंडल्स पे 10:25 का समय। उसमें लिखा गया, जन्मदिन का जैसा तोहफा मोदी और शाह जी देते हैं वैसा दुनिया के किसी लोकतंत्र में और कोई नहीं दे सकता। मेरे जन्मदिन पर दोनों परम आदरणीय नेताओं ने मेरे सलाहकार और 2 ओएसडी के घरों पर ईडी भेजी और अब मेरे बेटे चैतन्य के जन्मदिन पर मेरे घर पर ईडी की टीम छापामारी कर रही है। इन तोहफों का धन्यवाद ताउम्र याद रहेगा। और फिर भूपेश बघेल निवास से बाहर निकले। मीडिया का जमावड़ा वहां था ही। जैसे ही मीडिया ने भूपेश बघेल को देखा, कैमरे तन गए और भूपेश बघेल ने बिल्कुल पुष्पा स्टाइल में कहा, भूपेश बघेल न डरेगा न झुकेगा। जो उन्होंने वहां कहा वो यहां है, देखिए। ये मामला उठना है और अपने मालिक को खुश करने के लिए मोदी और शाह ने ईडी मेरे घर भेज दिया है। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न झुकने वाले हैं। ये कितना भी ताकत लगा ले, भूपेश बघेल न टूटेगा न झुकेगा। ये लड़ाई लड़ेंगे, ये सत्य की लड़ाई है। पूरे देश में विपक्ष के नेताओं को ये टारगेट करके रखे हैं, दबाने की कोशिश, तोड़ने की कोशिश, प्रजातंत्र की हत्या करने की कोशिश इन एजेंसियों के माध्यम से। एक तरफ बिहार में इलेक्शन कमीशन के माध्यम से मतदाताओं को काटा जा रहा है, वहां प्रजातंत्र की चीरहरण कर रहा है, तो दूसरे तरफ विपक्ष के नेताओं को दबाने के लिए ईडी, आईटी, सीबीआई, डीआरए उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अब देश की जनता जान चुकी है, समझ चुकी है। ईडी पहले भी आई है, छापा डाले, हमारे घर में 33 लाख रुपए मिला था, उसके बाद अचानक आज फिर आए हैं। इसका मतलब क्या है? हम लोग एजेंसी को पूरा सहयोग करेंगे। इनको विश्वास हो ना हो, हमको लोकतंत्र में विश्वास है, हमको
न्यायालय पे विश्वास है, हमको एजेंसियों पे, हम एजेंसियों को सहयोग कर रहे हैं। एजेंसी भले दुरुपयोग ये लोग करें, लेकिन हमारे तरफ से एजेंसी को पूरा सहयोग रहेगा। पुष्पा स्टाइल में इस बयान को देने के बाद भूपेश बघेल पहुंच गए विधानसभा। प्रश्नकाल में उन्होंने भाग लिया और उसके बाद शून्यकाल शुरू हुआ। शून्यकाल में तमनार के विषय पर कांग्रेस ने स्थगन पेश किया। स्थगन पेश किया नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने। सरकार पर गंभीरतम आरोप लगाए गए। अडानी की सर्वव्यापकता और सर्वशक्तिमान होने के बोध को स्पष्ट करता यह स्थगन था। भूपेश बघेल इस स्थगन प्रस्ताव पर उसकी ग्राह्यता पर चर्चा के दौरान भाषण देना शुरू करते ठीक उसी वक्त एक पर्ची भूपेश बघेल के पास आई। उस पर्ची पर लिखा हुआ था कि आपके बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसी ये पर्ची आई, भूपेश ने उसे पढ़ा और उसे जेब में रख लिया। उसके बाद स्थगन पर ही ध्यान चला गया सबका। हालांकि डॉक्टर चरणदास महंत ने पूछा क्या हो गया है, पर उस समय भूपेश ने कोई जवाब नहीं दिया और फिर स्थगन पर ही अपनी बात रखी। स्थगन अग्राह्य हो गया और जैसे ही अग्राह्य हुआ, भूपेश ने विधानसभा से रवानगी ले ली। जब वो निकलने लगे तब तक डॉक्टर चरणदास महंत को पता चला कि आखिरकार हुआ क्या है, उस पर्ची में क्या लिखा हुआ था, और उसके साथ साथ अन्य विधायकों को भी। ये सभी नेता प्रतिपक्ष के साथ, यानी कि भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर महंत के साथ बाहर निकल गए जितने कांग्रेस विधायक थे। उसी वक्त नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने यह ऐलान किया कि ईडी की कार्रवाई जिस तरीके से हुई है, हम इसके विरोध में हैं और विरोध में जो विधानसभा की कार्रवाई है हम उसका बहिष्कार करते हैं। और उसके बाद ये सभी लोग भूपेश बघेल के साथ चले गए। चैतन्य को ईडी कोर्ट में ले आई थी, मगर कोर्ट में जो बहस शुरू होनी थी उसका समय था 3 बजे का। भूपेश एक बार आए कोर्ट, और जब उन्होंने पाया कि ये समय तो 3 बजे का है तो वो फिर वापस लौटे। उस समय भी उनके साथ डॉक्टर चरणदास महंत थे। और जब 3 बजे भूपेश बघेल फिर कोर्ट आए, कोर्ट पहुंचे, तो उस समय भी उनके साथ थे डॉक्टर चरणदास महंत, देवेंद्र यादव और मोहम्मद अकबर और इसके समेत कई कांग्रेसी कार्यकर्ता। तो कोर्ट रूम के अंदर भूपेश बघेल, चरणदास महंत, मोहम्मद अकबर, देवेंद्र यादव पहुंचे और वहां पर भूपेश बघेल बिल्कुल शांत भाव से अपने बेटे चैतन्य के पास बैठे रहे बहुत देर तक, और उसके बाद कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो गई। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कोर्ट में कहा कि चैतन्य बघेल उर्फ बिट्टू आबकारी घोटाले से जो आय हुई उस आय को लेयरिंग करने का काम कर रहे थे। ईडी ने कोर्ट में कहा कि करीब 1000 करोड़ रुपए की रकम ऐसी है जिसकी लेयरिंग में बहुत अहम भूमिका चैतन्य बघेल उर्फ बिट्टू की थी। और भी कई बातें कोर्ट को ईडी ने बताई। कोर्ट में ईडी ने जो कहा उसके बारे में ब्यौरा दिया ईडी के विशेष लोक अभियोजक डॉक्टर सौरभ कुमार पांडे ने। उन्होंने जो बताया प्रेस को वो यहाँ है, देखिए। चैतन्य बघेल की जो गिरफ्तारी आज की गई है वो मनी लॉन्ड्रिंग के लेकर स्कैम के इन्वेस्टिगेशन के दौरान की गई है। जो मनी लॉन्ड्रिंग का लेकर स्कैम का इन्वेस्टिगेशन चल रहा था उसमें हमारा जो एविडेंस कलेक्शन जो लगातार जारी था उसमें हमको कुछ ऐसे एविडेंसेस प्राप्त हुए कि चैतन्य बघेल ने बहुत सारा पैसा को लेयर किया है। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को अपने लिए लाभान्वित भी हुआ है 13 करोड़ के आसपास का, और लगभग 1000 करोड़ का जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है उसको इधर उधर भी किया है, हेल्प किया है इस सिंडिकेट की। साथ ही साथ 2 कंपनियां हैं और वो जो बघेल एसोसिएट्स और कंपनियां हैं उनकी, उसके थ्रू ये पाया गया है कि बहुत सारा पैसा सहेली ज्वेलर्स और धिल्लन सिटी मॉल लिमिटेड जो है इन लोगों के साथ मिल करके साइफनिंग करने के लिए एक अपनाया गया तरीका था इनका कि किसी को लोन दे देना, वो भी कैश में, और लोन को वापस ना लेना और उसमें कोई ब्याज की राशि भी नहीं दिखाना। साथ ही साथ जैसे धिल्लन सिटी मॉल लिमिटेड ने अपने कर्मचारियों के लिए कुछ फ्लैट्स परचेजिंग किया इनकी बिल्डकॉन कंपनी से, बघेल बिल्डकॉन से, और वो फ्लैट परचेजिंग किया, लेकिन जिनके नाम से फ्लैट परचेजिंग किया उनके स्टेटमेंट्स हैं कि ये फ्लैट बेसिकली चैनल करने के लिए था जो कैश मनी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का आया था लेकर स्कैम से।
इसके अलावा जो पप्पू बंसल का स्टेटमेंट हमारे पास अवेलेबल है, पप्पू बंसल ने बहुत सारी जो ट्रांजैक्शंस इनने किए हैं पप्पू बंसल के साथ में, उसका खुलासा किया है, जिसमें कि ये बताया गया है कि दीपेन चावड़ा, अनवर ढेबर के थ्रू दीपेन चावड़ा के थ्रू या तो के श्रीवास्तव या फिर राम गोपाल अग्रवाल या चैतन्य बघेल के पास उस चैनल से पैसा आता था और जिसको कि डील ये करते थे। ये बेसिकली अभी तक इन्वेस्टिगेशन में आया है। 13 करोड़ के आसपास का जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है वो अभी हमको बिल्कुल सही रूप से दिखाई पड़ रहा है कि वो उससे लाभान्वित हुए हैं। चैतन्य बघेल की ओर से एडवोकेट थे फैजल रिजवी, रायपुर के चिर परिचित वकील हैं, लोग उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। फैजल रिजवी ने इस पूरी जो प्रक्रिया थी, ईडी की जो कार्यवाही थी, उस पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि ये जो पूरी कार्यवाही है ये विधि विरुद्ध है, विधि युक्त नहीं है और ये कार्यवाही स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है कि राजनीति से प्रेरित है। एक किसी पप्पू बंसल का बयान और उस बयान के आधार पर यह कार्रवाई कर दी गई। जो प्रक्रिया होती है कि पहले आप बुलाते, पूछते, पक्ष लेते, जानकारी लेते, ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई। सीधे गए और गिरफ्तार करके ले आए। फैजल रिजवी ने जो बताया कोर्ट को, उसी बारे में, उसी तर्क, उसी दलील के बारे में जानकारी दी मीडिया को। जो उन्होंने कोर्ट में कहा और जो मीडिया को कहा वो यहाँ है, देखिए। अभी जो है रिमांड उन्होंने मांगी थी 5 दिन की और उतनी रिमांड माननीय न्यायालय ने 22 तारीख को जो शर्त जो है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन है, उन गाइडलाइन के आधार पर ईडी को 22 तारीख को 4 बजे तक पुनः पेश करने के लिए उनको और ये हिदायत देके 22 तारीख को डेट गई है। क्या शर्त दी गई है, थोड़ा बताएंगे कि किस चीज? ये कि उनको जो मानव अधिकार का जो है पूरा ख्याल है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन है कि उनको अगर कोई बीमार होते हैं तो उनको अभी सीसीटीवी की निगरानी में भी कुछ निगरानी में वो तो है, निगरानी में और वो सीसीटीवी को प्रिजर्व करके रखने के लिए कहा गया। और ये भी कहा गया है कि जैसा पहले कई ईडी के जो और पूरे हिंदुस्तान में योजना हुई उसमें आता था कि इनको रात में जगा के रात भर सोने देते हैं, तो उसमें भी जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो दिशा निर्देश आए हैं उसमें कहा गया कि 10 से 5 तक ही पूछताछ होगी। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने, यानी ईडी की स्पेशल कोर्ट ने चैतन्य बघेल को ईडी की रिमांड पर सौंप दिया। ईडी ने 5 दिन की रिमांड मांगी थी, 5 दिन के लिए ईडी को सौंपा, लेकिन ये रिमांड सशर्त है, यानी कई शर्तें प्रभावी की गई हैं। मसलन की जो पूछताछ होगी सीसीटीवी के निगरानी में होगी, वकील नियमित रूप से मिल सकेंगे, एक समय भी तय किया गया है कि इसी दरमियान ही आप पूछताछ करेंगे और इसके अलावा भी कई अन्य शर्तें। तो ये था कोर्ट का मसला। अब जरा भूपेश बघेल की ओर देख लेते हैं कि इस पूरे मामले में उनका क्या नजरिया था, उन्होंने क्या किया, क्या कहा। तो सबसे पहले ये देखिए कि कोर्ट कैंपस में जब भूपेश बघेल पहुंचे थे तो उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर मीडिया से क्या कहा। जो भूपेश बघेल ने कहा वो यहाँ है, देखिए। ये वाला छापा डाले और आज मेरे बेटे के जन्मदिन 18 जुलाई को फिर से छापा डाला गया। 10 मार्च से लेके आज तक एक बार भी नोटिस नहीं दिया गया, एक बार भी पूछताछ नहीं किया गया और आज सीधे घर में सर्च वारंट लेके आए और गिरफ्तार करके ले आए। कायदे कानून नाम की कोई चीज नहीं है। ये स्पष्ट बता रहा है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने कमनार में पेड़ कटाई के मामले को पूरे ताकत के साथ उठाया, ये महाजैनको को मिला हुआ खदान है और अडानी इसके एमडीओ हैं और अडानी के गुंडे घुस के वन विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में, एसडीएम तहसीलदार की उपस्थिति में और लगभग 2000 जवानों की उपस्थिति में 5000 पेड़ काट डाले रातों रात। इसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया, इसका विरोध विधायक दल ने किया और आज ही नेता प्रतिपक्ष द्वारा विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव मूव किया गया था और वो दबाने के लिए इस प्रकार से हथकंडे अपनाए गए हैं। आज पूरा प्रशासन दबाव में है, सरकार दबाव में है। इसका उदाहरण आप देखेंगे, विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बना नहीं था और हसदेव का जंगल कट गया। ये सबसे बड़ा उदाहरण। तो आज यदि छत्तीसगढ़ में कोई भी अडानी का विरोध करेगा तो ये संदेश देने की कोशिश
उसका हस्त चैतन्य बघेल जैसे होगा। भूपेश बघेल को दबाने के लिए इस प्रकार से हथकंडे अपनाए गए। कांग्रेसी न दबने वाले हैं न डरने वाले हैं। हम आज भी विधानसभा गए थे, जनता के मुद्दे को आज भी वहां उठाए और ये लड़ाई सड़कों पे भी लड़ी जाएगी और न्यायालय में भी लड़ी जाएगी। पप्पू बंसल NBW है, नॉन वेलेवर वारंट न्यायालय से निकला है, कोई ACB के कार्यालय से नहीं। और उस व्यक्ति को कभी ED ऑफिस में, कभी EOW ऑफिस में जा के बयान दिए हैं और अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। तो किस प्रकार से न्यायालय का सम्मान करते हैं ये एजेंसियां, ये सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग को समझ आता है। भूपेश बघेल जब भी नजर आए, जब भी नुमाया हुए कोर्ट में या आज के पूरे दिन में, उनकी बॉडी लैंग्वेज सामान्य थी। जबकि भूपेश बघेल कोर्ट के भीतर जा रहे थे तो देखना हैरत भरा था, लेकिन बहुत सामान्य, बहुत सहज होते हुए भी एक और जो हैरत अंगेज बात थी वो ये थी कि वो कैमरा देखकर मुस्कुरा रहे थे। सोचिए, एक पिता जिसका बेटा कोर्ट रूम के अंदर है, जिसका जेल जाना सुनिश्चित है, वो अपने बच्चे से मिलने जा रहा है, मगर उसकी दृढ़ता, उसकी जीवटता ऐसी है कि कोई परेशानी, कोई व्यग्रता नहीं है, निश्चिंतता तो है ही है, बॉडी लैंग्वेज ऐसी शानदार है कि उसके साथ मुस्कुराहट भी है। अब उस कसमसाहट को हल्का सा उसका अंश तब जरूर मिला था जब भूपेश बघेल कोर्ट रूम के अंदर थे और अपने पुत्र के बगल में बैठे थे, बिट्टू के बगल में। तब लगा कि एक पिता कसमसाया हुआ है, अपने बेटे की तकलीफ से परेशान है, हलाकान है। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है, हम सभी जानते हैं कि भूपेश की एक सिग्नेचर स्टाइल है। भूपेश हैं वो। भूपेश की सिग्नेचर स्टाइल क्या है? तो भूपेश की सिग्नेचर स्टाइल है अंग्रेजी की वो कहावत जो बहुत बेहतर भूपेश को बताती है। वो कहावत है, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। भूपेश की अब तक की जो सियासत है, भूपेश की अब तक की जो रणनीति है, वो इसी पैटर्न पे गई है। भूपेश बघेल राजनीति के निष्णात व्यक्ति हैं, उनका कोई पासंग नहीं है। अगर उनकी सकारात्मकता के साथ उनको देखें तो, यूं नकारात्मकता के साथ भी देखें तो भी उनके कोई पासंग नहीं आता है। बहरहाल सकारात्मकता के साथ जो उनकी छवि है, जिसमें वो लड़ने भिड़ने के अंदाज में रहते हैं, वो बहुत चपल हैं। और वो इस बात के लिए तो खासे निष्णात हैं कि आपदा को अवसर में और खासकर राजनीतिक अवसर में कैसे बदला जाए। भूपेश बघेल का इसमें कोई सानी नहीं है, कोई जवाब नहीं है। और भूपेश बघेल ऐसा बहुत शानदार तरीके से पहले भी करते रहे हैं, आज भी उन्होंने किया। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब भूपेश कोर्ट में आए तो वो मुस्कुरा रहे थे। मीडिया को देखकर उन्होंने सहजता ही दिखाई, और वो पुष्पा स्टाइल में तो खैर बोल ही रहे हैं कि ना मैं दबूंगा, ना मैं डरूंगा, ना मैं झुकूंगा। और फिर मीडिया से मुस्कुराहट भरे संवाद। तो अब वहां लौटते हैं जहां भूपेश ने इस आपदा को राजनीतिक अवसर में बदलने की कोशिश की। भूपेश बघेल अपने समर्थकों के साथ जब थे तो इस बारे में चर्चा उन्होंने की समर्थकों से, बाकायदे माइक लगा के। और वो अपने बहुत फेवरेट टॉपिक पर लौटे। फेवरेट टॉपिक मतलब जाति, कास्ट, जाति गौरव। बहुत सधे तरीके से, बहुत कुशलता से उन्होंने अपने इस ऑल टाइम फेवरेट सब्जेक्ट यानी जाति गर्व को सामने लाया। उन्होंने सरदार पटेल का जिक्र कर दिया। सरदार पटेल कौन? देश के पहले गृह मंत्री, जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, जिनको लेकर कुर्मी समाज भी गर्वान्वित होता है कि वो तो हमारे समाज के थे, देखिए। तो भूपेश बघेल उनका जिक्र ले आए और उन्होंने कहा कि हम उनके वंशज हैं। और उनका याद करते हुए, उनकी स्मृति करते हुए उन्होंने फिर वही दोहराया पुष्पा स्टाइल में, ना तो हम डरेंगे, ना तो हम झुकेंगे। जो उन्होंने कहा वो यहां है, देखिए। आज हमने विधानसभा में एक पर्ची ऐसी, करण भैया बगल में बैठे, उनसे कहा है मल्होत्रा में सरदार पटेल के घटना याद आ गई। कोर्ट में बहस कर आदमी से बोला, एक जन कर्मचारी आके पर्ची दी, देखी, कोर्ट के जेब में रख ली,
पूरा बहस करीस और बहस करे बाद जीतीस भी कोर्ट का फैसला हो गया तो जज साहब पूछो पश्चिम कहा है कहा था किस साल वो दिन पश्चिम जिस तार आ रही थे तो उनका पत्नी के डेट के मृत्यु की सूचना है। लेकिन अपन कर्तव्य पथ में सरदार पटेल विदेश नहीं और जब मोला भाषण देना रही अगर पहली जब पर्ची आई चरण भैया कहा है कि थे मैं कहता तुम खदीजा के गिरफ्तारी की सूचना वो दिन घटना है सामने हमारे बहुत छोटे घटना है लेकिन हम ओखरे वंशज हमारा डरना नहीं है झुकना नहीं है कोई गलत काम हम नहीं करे हैं तो डरवान भी नहीं पूरा देश लूटने वाला मना पूरा छत्तीसगढ़ लूटने वाला मना हमारे परिवार के सदस्य मैंने जेल में डाली कवासी लक्ष्मण जेल में डाली देवेंद्र यादव जेल में डाली हमारे साथी मन जेल में डाली आज मोर कल जेल में डाले गिरफ्तार करे जाना पर 4-6 दिन साल 1.5 साल हम जेल में रखी ऊपर ज्यादा नहीं रख सकता। एक पिता के लिए इससे बड़ी त्रासदी और कुछ नहीं हो सकती कि उनका इकलौता पुत्र जेल चला जाए और जेल जाने के कगार पे हो। वो भी वो पिता जो राज्य का सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति रह चुका हो, प्रशासनिक प्रमुख रह चुका हो और अब भी जिसका औरा, जिसका प्रसंग व्यापक है, बरकरार है। भूपेश बघेल बिला शक बेहद आक्रामक राजनीति के व्यक्ति हैं। बहुत आक्रामक सियासत रही है उनकी। लड़ जाना, भिड़ जाना, ये उनकी सियासत की पहचान है। लेकिन वो अंततः पिता हैं और इस समय उनका बेटा ईडी की कस्टडी में है और अब जेल जाएगा। लेकिन भूपेश बघेल का जो तेवर है, जो स्टाइल है पॉलिटिक्स की, उसमें आक्रामकता स्थायी है। भिड़ जाने वाले मिजाज की वजह से वो जादुई छवि रखते हैं, करिश्माई छवि। अपने समकालीनों में भूपेश की छवि इन गुणों की वजह से लीडर की है, उस लीडर की जिसका कोई पासंग नहीं है, आसपास कोई नहीं है। इस तरीके की छवि है उनकी। फिर याद दिला दूं, सकारात्मकता के साथ आप जहां निगेटिविटी की ओर जाएंगे तो ये भी है कि भूपेश बघेल की सकारात्मकता पे सवाल उठ जाता है, या यूं कहूं निगेटिविटी उस पॉजिटिविटी को ढांक लेती है। मगर फिर भी आक्रामकता तो है, लड़ भिड़ जाते हैं और इसीलिए वो एक ऐसे लीडर हैं जिसके आसपास कोई दूसरा नहीं है। क्योंकि राजनीति में पॉजिटिव निगेटिव दोनों का ही तो महत्व है ना। अगर कोई व्यक्ति सीधा सरल पॉजिटिव रहेगा तो भला क्या ही राजनीति कर रहा है। तो भूपेश निष्णात हैं क्योंकि उन निगेटिविटी में भी पासंग नहीं रखते, कोई उनके आसपास नहीं होता। मतलब मास्टर मान लीजिए, पॉजिटिव निगेटिव दोनों में। तो वो भूपेश बघेल अगर ये कह दें कि लीडर हैं और लीडर हैं तो जादू है उनका, जादू तो है ही है। लेकिन अगर ये कहें कि जादूगर की जान जिस तोते में थी वो तोता अब दुश्मनों के पिंजरे में है, तो क्या मैं गलत कह रहा हूं? उनका इकलौता पुत्र ईडी की कस्टडी में है और जैसा कि भूपेश कहते आते हैं और जो कि सर्वमान्य रूप से प्रचलित है, कहा जाता है कि ईडी वो करती है जो केंद्र सरकार के जो दो प्रमुख लोग हैं, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी और अडानी जी, प्रसन्न हो जाएं। ऐसा ईडी करती रही है और ईडी पे आरोप लगते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक ईडी के कई कार्रवाइयों को प्रश्नांकित कर चुकी है। तो मूल विषय पर लौट आते हैं। एक जादूगर जिसका नाम भूपेश बघेल है, उसकी जान एक तोते में है। वो तोता कोई और नहीं, उनका बेटा है और अब पिंजरे में है। तो क्या भूपेश टूट जाएंगे? सामान्य तौर पे ये आकलन गलत भी नहीं है, कहना अतिशयोक्ति भी नहीं है। लेकिन भूपेश बघेल बहुत कुछ अजीत जोगी की तरह भी है। गजब की जीजीविषा है उस व्यक्ति में। जोगी जी तो खैर मानक स्तंभ, और भूपेश बघेल भी जीजीविषा के मामले में गजब के इंसान है। वो भी चमत्कृत करते हैं, ये भी चमत्कृत करते हैं।
लेकिन नहीं जानता कि आज की स्थिति में भूपेश भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाएंगे या उलटबांसी हो जाएगी, यानी और ज्यादा मजबूत हो जाएं, क्योंकि मतलब यूं कहिए खतरनाक हमलावर हो जाएं। वो हमलावर तो है ही हैं, आक्रामक तेवर के हैं, तो और खतरनाक हमलावर भी तो हो सकते हैं अगर इस भावनात्मक द्वंद्व, इस तूफान पे उसको अपनी शक्ति बना लें तो। और भूपेश ऐसा कर सकते हैं, इसमें चमत्कृत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो किताबों में दर्ज है। डर का सबसे चरम होता है डर का खत्म हो जाना। और डर कब खत्म होता है? जब डर अपने चरम पे होता है। किसी का डर क्या है? मेरा परिवार, मेरा बेटा, वो डर खत्म हो गया शायद आज। तो भूपेश जो इस अंदाज मिजाज के हैं, क्या वो और खतरनाक नहीं हो जाएंगे? एक बात। दूसरी एक अहम बात ये कि चैतन्य बघेल जब जेल पहुंच जाएंगे, रायपुर सेंट्रल जेल, तो भूपेश बघेल का परिवार इकलौता ऐसा परिवार होगा जिसके परिवार की 3 पीढ़ियां एक ही जेल में रही। भूपेश बघेल साहब के पिता नंद कुमार बघेल, जो मर्यादा पुरुषोत्तम धरती के आदि पूर्वज भगवान राम को लेकर अपनी विचित्र और घृणित टिप्पणियों की वजह से याद किए जाते हैं, वो उसी जेल में थे। भूपेश बघेल 2018 के अंतिम दौर में खुद जिद आके जेल पहुंच गए थे। उनको जेल नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि उनको आसानी से जमानत मिल जाती। वही अश्लील सीडी केस जिसको लेकर अभी भी केस फिर से शुरू हो गया है, सीबीआई का केस है, उसमें भूपेश बघेल स्वतः से गए और चुनाव के ठीक पहले गए। ये माना गया कि ऐसा करने से जनता के बीच ये इमेज जाएगी कि देखिए भूपेश बघेल जी जेल चले गए, उनको बीजेपी की तत्कालीन सरकार ने निर्ममता से जेल भेज दिया। और अब भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल भी उसी रायपुर जेल में जाएंगे। ये जो बार बार मैं कह रहा हूं जाएंगे, तो उसके पीछे कारण है। ईडी की कार्यवाही को जब आप देखें किसी भी इतिहास में जाके, तो ये साफ समझ में आएगा कि यदि ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, कोर्ट में पेश कर दिया, रिमांड ले लिया और उसके बाद फिर जब जेल भेजा, तो व्यक्ति की जमानत जल्द नहीं होती है। वो कहानी घूम फिर के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती ही है और तब ही जमानत होती है, और विशेषकर तब जब सरकार दृढ़ हो कि नहीं, जमानत तो नहीं होने देंगे। तो ये पूरा आज की किस्सा गोई थी, आज का पूरा घटनाक्रम था। जो कुछ हुआ, जो ईडी का आना हुआ, भूपेश बघेल का जिस तरीके से उस पर रिएक्ट करना हुआ, जो उनका अंदाजे बयां था आज का, वो सब आपको बताने हाजिर हुआ था। कोर्ट के अंदर क्या हुआ, ईडी ने क्या कहा, बचाव पक्ष ने क्या दलीलें दी, वो भी। और भूपेश बघेल की जो सियासत रही है अब तक, उस आधार पे भूपेश जो कर रहे हैं वो भी आपको बता दिया। अब इस पर क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, क्या निर्णय लेना है, नहीं लेना है, क्या नजरिया बनाना है, नहीं बनाना है, ये आपका काम है, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम था जो दिखा, जैसा दिखा, जिस स्वरूप में था, उस स्वरूप में आप तक उसको पहुंचा दिया मैंने। आप दर्शक हैं और जाहिर है मुझसे ज्यादा बेहतर समझदार हैं, चीजों की समीक्षा करना आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो अब कोई नया घटनाक्रम होगा, फिर कोई नई सूचना आएगी, फिर कोई नई जानकारी आएगी, वो देने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।